दोस्तों नमस्कार। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक ताज़ा खबर जो अब तक आप तक सब तक पहुंची गई होगी, क्योंकि मीडिया पे वो सुबह से ट्रेंड कर रही है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, जिसने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके 12 मार्च 1993 में करके भारत देश को हिला दिया था, आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। ये खबर सही है कि गलत है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। खबर सही है तो भी हम इसका स्वागत करेंगे कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब नहीं रहा। खबर गलत भी है तो भारत सरकार से हम यही अपेक्षा करेंगे कि अब तक जो शिथिल प्रयास वो कर रहे थे, उन प्रयासों में दम लाएं और दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए करें। पर दाऊद इब्राहिम जैसी शख्सियत आखिर भारत में कैसे पनपी? मुंबई, जो अपनी स्मगलिंग के लिए, जो अपने माफिया कल्चर के लिए भी एक जमाने में जाना जाता था, जबकि वहां पर उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्में बन रही थी, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का वो काम कर रहा था। मुंबई भारत का सबसे मोस्ट एडवांस सिटी माना जाता था, जिसे कहते हैं कि लंदन के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर मुंबई 50 के दशक से माना जाता था। वहाँ पर जराइम की दुनिया में नाम कमाने वाले ऐसे नामचीन लोग कैसे पैदा हो गए, जिन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट मुंबई में स्थापित की, चाहे वो हाजी मस्तान की सरकार रही हो। जी हाँ, हम सरकार बनाने की बात करते हैं। हाजी मस्तान एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह 50 और 60 के दशक में, 70 के दशक में हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन का जो ये ग्रुप था, ये तीनों वहाँ की जराइम की दुनिया पे तो राज करते ही थे बहुत सिस्टमिक रूप से, पर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करके वो एक तरह का पूरा इम्पैक्ट वहाँ पर, एक सोसाइटल इम्पैक्ट, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल रहे थे। और इन्हीं के ग्लैमर से आकर्षित होकर के दाऊद इब्राहिम जैसा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का, एक पुलिस हेड कांस्टेबल के परिवार का, जिसके 5 बच्चे थे, उनके परिवार का, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके तमाम बच्चे जराइम की दुनिया की तरफ आकर्षित होते हैं। आखिर क्राइम की तरफ यूथ आकर्षित कैसे होता है? क्योंकि वो देखता है क्या ग्लैमर होता है इन गुंडे बदमाशों माफियाओं का। इन माफियाओं का ग्लैमर ना 50 के दशक में मुंबई में कम था और ना आज के दशक में मुंबई सहित देश के तमाम छोटे और बड़े शहरों में कम है। ये राज कर रहे हैं। इनको राज करते हुए जब यूथ देखता है तो वास्तव में वो यूथ आगे बढ़ता है, या तो वो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनता है, और अगर उसको कुछ इस तरह के एलिमेंट्स अपने ग्लैमर में फंसाते हैं तो वो आतंकवादी भी बनता है। ऐसी घटनाएं केरल में भी हो रही हैं, ऐसी घटनाएं अपने भारत के दूसरे प्रांतों में भी हो रही हैं, जब युवा भटक करके आतंकवादियों की शरण में जा रहे हैं और देश के लिए घातक बनते जा रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत था दाऊद इब्राहिम, जिसने पूरे गैंगवार के सिस्टम को समझा। उसने इसी हाजी मस्तान के साथ काम करके उसने गैंगवार के एथिक्स और गैंगवार के इविल को जाना, और कैसे लोगों को निपटा करके, कैसे उस इस्टेब्लिश सत्ता को अगर हथियाना है तो उसी इस्टेब्लिश सत्ता को चुनौती देना होगा। तो उसने उस समय के करीम लाला गैंग को चुनौती दी। उसने हाजी मस्तान की बात को भी नहीं माना, जो उस समय के राइवल ग्रुप्स में बैठाल के समझौता कराने की कोशिश भी की थी। उसने इन तीनों में आपस में गैंग वार करा के, और जब ये तीनों अपनी ढलान पर थे, उसने उस जगह को, उस स्पेस को भरने का काम किया। और मुंबई में, जो कि पहले जराइम की दुनिया में ये तीनों लोग या तो स्मगलिंग करते थे, नकली नोटों का कारोबार करते थे, ड्रग्स के काम से तब भी दूर रहते थे, इसमें जितने इविल फैक्टर हो सकते हैं उनको भी डालने का काम डी कंपनी में, दाऊद कंपनी ने 70 के दशक से बाद में किया। और सिर्फ 15 वर्षों के अंदर वो सिर्फ मुंबई का डॉन नंबर 1 बन गया, और डी कंपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट मुंबई में चलाने लगी, और पूरे महाराष्ट्र को उसने अपने तरीके से स्टेबलाइज, सिस्टम के तरीके से डिस्टेबलाइज करने का काम किया। और जब वो दाऊद इब्राहिम कोई एक दिन में आतंकवादी नहीं बना, उसको आज भी उसके भाइयों को एक सेलिब्रिटी के रूप में मुंबई के तमाम उन जगहों पर देखा जाता है जहां पर आज भी उसका परिवार रहता है। दाऊद इब्राहिम के परिवार के कुछ लोग, उसकी बहन, उसके भाई और उसके परिवार के कुछ लोग, उसके भांजे, आज भी मुंबई के उन क्षेत्रों में, सेंट्रल मुंबई के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर उसने अपना पूरा सिस्टम बना रखा था।
मोस्ट वांटेड आतंकवादी करार दिए जाने के बाद भी कोई बहुत नफरत उस क्षेत्र में आप दाऊद इब्राहिम के लिए नहीं पाएंगे। पूरे भारत में है नफरत उस शख्स ने जिसने इस पूरे देश को, सिस्टम को हिला दिया था, मुंबई को झुकाने की जिसने कोशिश की थी। मुंबई को हरा नहीं पाया, मुंबई के लोगों में कोई ऐसा वैमनस्य नहीं पैदा कर पाया, पर कोई ना कोई पॉलिटिक्स। आज हमारी आपसे बात करने का आशय क्या है कि कोई हम सिस्टम को और हम किसी उसको हम दोषी नहीं बता रहे, पर हम ये बता रहे हैं कि जब ये जराइम की दुनिया से जो लोग निकलते हैं ये इतनी अकूत संपत्ति, अकूत ताकत पैदा करते हैं कि नेता भी जब उनकी चरण वंदना या उनका सहयोग चाहने लगते हैं या वो जो चाहते हैं वो लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं, तो एक तमाम यूथ के लिए वो अट्रैक्शन का केंद्र भी बनते हैं। दाऊद इब्राहिम ने यूं ही अपना गैंग नहीं बढ़ाया, दाऊद इब्राहिम ने यूं ही गैंग वॉर करके लोगों को नहीं निपटाया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उस समय तमाम गैंग वॉर्स हुआ करती थी, पुलिस तमाम लोगों के इनकाउंटर करती थी। उस इनकाउंटर्स पे अब तक 56 और 65 न जाने कितनी मूवीज बन चुकी हैं तमाम डायलॉग से। और उस समय की गैंग वॉर को देखते हुए दाऊद इब्राहिम का काम क्यों नहीं तमाम हुआ अगर वो जराइम की दुनिया में नंबर 1 था और वो क्राइम कर रहा था? उसने सिस्टम का साथ लिया था। कोई यूं ही अपराधी नहीं बनता। 1993 का जो टेरर अटैक हुआ मुंबई में, उसमें सिस्टम के लोग भी इन्वॉल्व थे। अगर सिस्टम के लोग इन्वॉल्व ना होते तो इस सिस्टम तो क्या वहाँ की एलआईयू का इनपुट्स नहीं था? इनपुट्स होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं हुई। इनपुट्स थे कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो दाऊद इब्राहिम जो किस समय दुबई में बैठा हुआ था, भारत को 1986 में छोड़ चुका था, 1986-88 के उसके बाद भी एक आध बार उसने आने की कोशिश की, परंतु उसके बाद उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस यहाँ पर नहीं दिखी। अपने गलत तरीके से आया हो तो भले आया हो। इनपुट्स थे। हमारा आशय ये है कि 93 में ब्लास्ट का दोषी 30 वर्ष हो गए, सरकारें प्रयास करती रहीं, पूरी तरह से फेल्योर रही। 1955 में पैदा हुआ वो बंदा जिसने मुंबई में भी अपना सिक्का जमाया, अरबों खरबों की उसने जो है दौलत मुंबई से ही पैदा की, जिसने जराइम की दुनिया में नए नए इनपुट्स उसने जोड़े, नकली नोटों का कारोबार किया, इंडियन इकोनॉमी को भी जिसने जो है करप्ट करने की कोशिश की, चोट पहुंचाने की कोशिश की, ड्रग्स का भी कारोबार किया। तमाम उसने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बताते हैं कि उसका शौक था यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से दोस्ती करने का। उस शौक को भी उसने पूरा किया। जब तक वो सिर्फ एक क्रिमिनल था, एक बेताज बादशाह मुंबई का था, वो वहाँ की राजनीति को भी प्रभावित करता था। जो भी सरकारें बनी, जो भी सरकारें रही हों, उसके अंडरवर्ल्ड का सहयोग भी लिया जाता था। क्यों नहीं उसको सिस्टम ने उसको, अगर उसके क्राइम को जब उसका ग्राफ बढ़ रहा था, उसको वहीं पर रोकने का काम किया। हमने तमाम राकेश मारिया की पुस्तक, तमाम पुस्तक जो कि वहाँ के कमिश्नर रहे, उन्होंने अपने तमाम जीवन पे उन्होंने जो भी काम किए, उन्होंने किताबें लिखी। तमाम पत्रकारों ने, वीर सांघवी ने तमाम हाजी मस्तान के बारे में, दाऊद इब्राहिम के बारे में किताब लिखी। शीला भट्ट ने, जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने दुबई जाके दाऊद का इंटरव्यू लिया, किताबें लिखी। ऋषि कपूर जो कि फिल्म अभिनेता थे, जो कि दुबई में एक शो करने के लिए गए थे, उन्होंने भी अपनी एक जीवनी खुल्लम खुल्ला लिखी है। उसमें दाऊद के साथ अपनी 45 मिनट की मीटिंग का जिक्र किया। हमने उसको भी पढ़ने की कोशिश की है। किसी के दिल में नफरत नहीं थी दाऊद के लिए उस समय तक, जब तक वो आतंकवादी नहीं बना। बताते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो जराइम की दुनिया में होते हैं, अपना एक स्पेस भी बना के चलते हैं। हाजी मस्तान इसमें नंबर 1 थे। वो भी, हाजी मस्तान को भी वहाँ के लोग, लोकलाइट्स थे, वो बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है हाजी मस्तान और करीम लाला किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करते थे। जो उनके साथ दगा करता था उसी को मारते थे। जो जराइम की दुनिया में उनके रसूख को कम करने की कोशिश करता था, उसी को वो निपटाने की कोशिश करते थे। पर दाऊद इब्राहिम ने एक नया कल्चर शुरू किया था। वो अपने दोस्तों को भी निपटाने में, अपने रसूख को बढ़ाने के लिए गुरेज नहीं करता था। पर उस समय जब इस तरह का गैंगवार चल रही थी, कम्युनल वायलेंस जो फैला, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने उस तरह की राजनीति में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ऐसे तत्वों को, किसी को प्रोटेक्शन और किसी को निपटाने में सिस्टम का जो सहयोग किया, उसमें इस तरह के तत्वों का अभ्युदय बहुत तेजी से हुआ। बताते हैं कि उस समय मराठा राजनीति के अभ्युदय में और उनके जो उस समय के जो अपराध की दुनिया को जो संरक्षण था, उसमें उस समय के बाला साहब ने उस समय के सिस्टम को चैलेंज देते हुए कहा था कि जो आप पुलिस इनकाउंटर कर रही है वो चुन चुन के केवल जो हिंदू
माफिया हैं उन्हीं को चुन चुन के मार रही है और दूसरों को प्रोटेक्शन दे रही है। ये काम नहीं चलेगा। और इसी से पैदा हुआ था दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन के बीच में अलगाव का वो क्षण, जिसमें बाद में छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी बढ़ती है और छोटा राजन कहता है मैं देशभक्त हूं और दाऊद इब्राहिम ने जो ये काम किया है, हम चुन चुन के दाऊद के लोगों को ख़त्म करने में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज की मदद करेंगे। उसके बाद वो देश छोड़ के जाता है। किस तरह से बाली में छोटा राजन पकड़ा जाता है और कहता है कि हम भारत के खुफिया तंत्र को दाऊद के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वो एक उनका एक अलग कहानी है जिस पे हम फिर कभी आएंगे। इन लोगों का आपस में क्या राइवलरी रही, क्या रही। पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े तमाम किस्से बड़े भारत में चर्चित रहे। कहते हैं उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ था और उस समय जब भारत ने 83 में जब वर्ल्ड कप जीत लिया था, उसके बाद जिस तरह से वनडे क्रिकेट को लेकर के यहाँ पर प्रतियोगिताएं होनी शुरू हुई थी, उसी समय से तमाम मर्डर में वांटेड हो जाने के कारण पुलिस जो है दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रही थी। और शायद 86 की ही बात है कि पुलिस ने रेड मारी थी। बताते हैं कि 10 मिनट पहले ही सिस्टम के द्वारा ही पुलिस ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके कुछ बंदों ने, और वो वहाँ से अपनी पत्नी और परिवार को लेकर के वो दुबई चला गया था। उसके बाद से वो टेक्निकली लीगली भारत वापस नहीं लौटा। उस समय शारजा में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुआ करते थे। एक ट्रॉफ़ी थी, मुझे याद आएगी अभी, शायद वो ट्रॉफ़ी का नाम आ जाएगा। वो 3 बार ट्रॉफ़ी के लिए मैच हुआ था शारजा में। उसमें दाऊद इब्राहिम को मीडिया के कैमरे फोकस करके दिखाते थे। दुबई में वो रहता था, शारजा में मैच होते थे। बताते हैं कि उसमें वहाँ के शेखों के साथ मिल करके तमाम तरह की मैच फिक्सिंग का जो क्राइम शुरू हुआ, ये दाऊद इब्राहिम ने शुरू किया था। और जिस बॉक्स में वो बैठता था वहाँ पर इंडियन फिल्मी सितारे बैठते थे। एक बार तो एक बॉक्स में अनिल कपूर, कृष्णा कपूर और राज कपूर बैठे हुए थे। ये बात उस समय की थी। 86 का वो मैच आप नहीं भूले होंगे जो जावेद मियांदाद ने जिस समय चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर, अप्रैल की बात थी, शायद 18 अप्रैल 1986 को, ऑस्ट्रिया कप शायद जिसे कहा जाता था, उस कप के मैच के फाइनल में पाकिस्तान को 246 रन जीतने के लिए चाहिए थे। 245 रन भारत ने बनाए थे और आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे। जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे। जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की गेंद पे छक्का जड़ा, भारत मैच हार गया। भारत के फैंस बहुत निराश हुए और वही जावेद मियांदाद जिन्होंने अपनी बहुत खूबसूरत उनकी बेटी, उस बेटी का विवाह उन्होंने दाऊद के लड़के से किया और दाऊद के समधी बने। और बाद में जब सेफ हाउस ढूंढने के लिए जब बात हुई, जब दुबई से भी एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत ने संपर्क किया कि दाऊद का प्रत्यर्पण भारत किया जाए, तो दाऊद को सेफली पाकिस्तान पहुंचाना, पाकिस्तान की सरकार से बात करके उसको हर तरह का संरक्षण देना और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से और मजबूत करने का काम दाऊद ने किया। और पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत को उसके बाद भी जो आतंकवादी घटनाएं हुई, जब कसाब इंडिया में प्रवेश किया था, इसमें भी दाऊद का हाथ है। और जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, बालाकोट की घटनाएं, वहाँ तक भी नाम लिया जाता है कि इसमें दाऊद का इसमें सहयोग रहता था, क्योंकि दाऊद का इंटेलिजेंस आज भी इंडिया में काम करता है। दाऊद के हैंडलर्स आज भी इंडिया में काम करते हैं। दाऊद को मानने वाले आज भी इंडिया के सिर्फ मुंबई में नहीं, बल्कि जिस तरह से न्यूज़ ट्रेंड कर रही है और लोगों के व्यूज़ हम देख रहे हैं, अभी भी दाऊद से नफरत करने वाले तो भारत के वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि दाऊद ने आतंकवादी घटना करके भारत के वजूद को हिलाने की कोशिश की। भारत सरकार को उसको पकड़कर उसको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। पर दाऊद के प्रति सिंपैथी रखने वाले भी लोग हैं यहाँ पर। हमारा आपसे बात करने का आशय ये था। ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, ये न्यूज़ एक चर्चा का विषय हो सकती कि दाऊद नहीं रहा, दुश्मन नंबर 1 भारत का नहीं रहा, पर मैं इसे भारत सरकार का फेल्योर मानूंगा। भारत सरकार ने 30 सालों से जो एफर्ट की, तमाम तरह के डॉजियर सौंपे, सब किया, पर भारत को तो मालूम है आज न्यूज़ चैनल में चल रहा है कराची का वो घर चल रहा है जिसमें दाऊद रहता है। कहते हैं कि दाऊद के लिए बड़ा सेफेस्ट प्लेस से रहता है। अमेरिका पे अटैक हुआ था, 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने बिन लादेन को खोज के कैसे मारा। इजराइल पर अटैक किया, फिदायदी अटैक हुआ, इजराइल ने खोज करके हमास के आतंकवादियों को, कमांडरों को कैसे मारा। भारत जो आज विश्व गुरु होने की बात करता है
और पिछले 10 वर्षों से तो एक ऐसी सरकार भी यहां पर है जिसने कहा था कि हम दाऊद को हर तरह से भारत में वापस लाएंगे। इन 10 वर्षों में दाऊद के मरने की खबर की यहां पर वो मैं नहीं समझता हूं कि वो उतनी ट्रेंड करनी चाहिए। दाऊद को अगर किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का प्रयोग करके या वो सर्जिकल स्ट्राइक जो बिन लादेन के लिए अमेरिका में ओबामा ने की थी, वो क्यों नहीं भारतीय सरकार कर पाई? भारत के लोगों की अभी भी अपेक्षा है। हम नहीं चाहते हैं कि वो बीमारी से मरे या जहर से मरे। उसने मुंबई को हिलाया था, उसने देश की राष्ट्रीय एकता को हिलाने की कोशिश की थी, यहाँ की हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब को हिलाने की कोशिश की थी। जब तक वो जराइम की दुनिया में काम कर रहा था, मुंबई का माफिया नंबर 1 था, तो मुंबई का कानून जानता, मुंबई का जो करता, तब तक आम भारतीयों का वो दुश्मन नहीं था। पर जिस दिन से उसने अपनी विध्वंसकारी सोच के कारण उसने देश के वजूद को हिलाने की कोशिश की, वो हर भारतीय का दुश्मन बन गया था। उसके लिए भारत की एजेंसियों को इस तरह का लैकलस्टर एटीट्यूड किया, बहुत एफर्ट आपने किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से परवेज मुशर्रफ ने तो साफ साफ जब भारत में आए थे आगरा की विजिट में, उन्होंने साफ साफ कह दिया था हमारे यहाँ तो है ही नहीं दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम के इतने डॉजियर्स में हमने इतने भारत ने सौंपे हैं पाकिस्तान को, इंटरनेशनल चीज़ में साबित किया है। तो ये इजरायली क्यों हमला ले लेता है? हम उसी समय इजराइल की तारीफ करते हैं, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। क्या भारत को सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक केवल अंदर तक 10 किलोमीटर जाकर के उनके आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करने को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाता। सर्जिकल स्ट्राइक तब अच्छी मानी जाती जब दाऊद इब्राहिम को ढूंढ के उसके सीने में गोली मारी जाती, क्योंकि भारत के सेक्युलर कॉन्सेप्ट को उसने समाप्त करने की कोशिश की थी। वो एक विजन जाता। तो दाऊद के मरने की खबर ट्रेंड करे, ऐसा नहीं है। और दाऊद क्यों आतंकवादी बना? क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स भी इसके लिए जिम्मेदार थी। इस पर भी मनन करने की जरूरत है। शीला भट्ट ने अपना इंटरव्यू लिया, उन्होंने 2023 में ही अभी उन्होंने ANI की रिपोर्टर जो स्मिता प्रकाश रही, उनके साथ के पॉडकास्ट में उस बात को रखी कि वो दाऊद के पास गई थी और दाऊद से माना। तो दाऊद ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर दाऊद को लगता था कि उसका कोई रोल नहीं है, कॉन्स्पिरेसी में उसका नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है, तो उसको इंडियन एजेंसीज के सामने सरेंडर करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। भारत के पास इसके पर्याप्त सबूत हैं कि उसने ISI के साथ मिलकर के 1993 के मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज हम अपने देशवासियों से, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि कोई एक दिन में ना अपराधी बनता है, ना एक दिन में आतंकवादी बन जाता है। जो भारत में जन्मा है, भारत से प्यार करता है। यही दाऊद इब्राहिम के तमाम किस्से हैं कि जब वो मुंबई में रहता था, किस तरह से उसको शौक था कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में इन माफिया डॉन के ऊपर मूवीज बने। यही दाऊद इब्राहिम का ऐसा क्या माइंड सेटअप दुबई जाके हो गया कि जो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर उसने घटना कर दी। कोई एक दिन में ना अपराधी बनता, ना आतंकवादी बनता है। देश का सिस्टम भी इन्वॉल्व था इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। हमारे यहां आज भी आप देखिए, ग्लैमर में हैं वो लोग जो अपराधी तंत्र में हैं। अपने शहर में देखिए, अपने गांव में देखिए, जो टॉप क्लास गुंडा बदमाश माफिया होगा का ग्लैमर होगा। पत्रकार भी उसके यहां जाते होंगे, नेता भी उसके यहां जाते होंगे, पुलिस अधिकारी भी उसको सैल्यूट करते होंगे, DMSP भी उससे बात कर लेते होंगे, और कोई आम आदमी जाता होगा तो यही सिस्टम उसको दुत्कार देता होगा। अगर अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को अगर तवज्जो सिस्टम देगा तो सिस्टम में अपराधी भी पैदा होंगे। और अगर ऐसा सिस्टम बनेगा कि उनको ग्लैमर इस अपराध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिखाने में, अगर देश के खिलाफ भी जाने में ऐसे गलत तत्व गुरेज नहीं करते हैं, दाऊद इब्राहिम उसका उदाहरण है। आज भी दाऊद इब्राहिम के भाई को वहां पर बड़े सेलिब्रिटी के रूप में देखा जाता है, जो बम्बई में एक रह रहा है उसका भाई। उसकी बहन के परिवार का आज भी डंका चलता है वहां पर। ये क्यों है? इस सिस्टम, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो हमें अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अब देश के हालात देखिए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। दाऊद फैक्टर का क्या सच है बाहर नहीं आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन है। वहाँ की जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जो इमरान खान की पार्टी है, उन सब के आपस में क्लैश हो सकने पर इस चीज़ को लेकर उनका नेशनल इंटरेस्ट एक है। दाऊद के मैटर को लेकर के कोई वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। 2024 का इलेक्शन है। यहाँ भी दाऊद फैक्टर का यूज और मिसयूज हो सकता है।
हमें बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देश के कानून को समझिए, संयम बरतिए। ये मीडिया भी जिस तरह से झूठी झूठी खबरें चला करके, फर्जी रिपोर्ट निकाल करके, गूगल से कॉपी पेस्ट करके, और जिस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं बड़े बड़े चैनलों में, कोई गंभीर खबर नहीं है। आपने एक पाकिस्तानी रिपोर्टर पकड़ ली और उसके माध्यम से आप ये डिस्क्लोज करने कर रहे हैं। आप एक अजीब तरह का तनाव पैदा कर रहे हैं। आप उस सिस्टम को समझिए, सोशल फैब्रिक को समझिए, भारत में समझने की कोशिश करिए। मेरी बड़ी चैनलों की न्यूज़ जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर को लेकर के जो सुबह से तमाम स्टोरीज फ्रेम की जा रही हैं, ज़बरदस्ती की कहानियां बनाई जा रही हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं। वो लोग बता रहे हैं हाँ ये वहाँ पर इतनी सेना लगा दी गई, इतनी पुलिस लगा दी गई है, और उसकी मंजिल पर कोई दूसरा पेशेंट नहीं है, केवल वही है, और उसको जो जहर दे दिया गया है। कुछ खबरों से कोई कह रहा है उसकी किडनी फेल्योर हो गई, कोई कह रहा है उसकी उम्र 68 से 70 वर्ष हो गई, और तमाम समय से वो गंभीर। क्या ये सब, ये खबरों का नहीं मैटर है। जिस तरह से दाऊद को लेकर के जो ट्रेंडिंग चल रही है, आप देखिए, लाखों लाखों मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इस सोशल फैब्रिक को भी समझने की ज़रूरत है। कोई दूसरा दाऊद इब्राहिम इस देश में ना बने, इसके लिए यहाँ के जो सिस्टमिक फेलियर हुआ है, सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह के अपराधियों को शरण देते हैं, जो पॉलिटिक्स में जो नेक्सस इन अपराधियों के साथ, और बड़ी बड़ी पार्टियां जो आदर्श शुचिता की बात करती हैं, इस तरह के नेक्सस को भी जो तंत्र देती हैं, उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। उस समय की मराठा पॉलिटिक्स में जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने की बात थी, बाबा साहेब ने जो वास्तव में जो उस तरह से उन्होंने बात की थी, अरुण गवली के फैक्टर पर बात की थी उन्होंने। अरुण गवली पे तो आरोप था शिव नेता के कॉर्पोरेटर को मारने का, शिवसेना के कॉर्पोरेटर को मारने का, शिवसेना के एक विधायक को मारने का। उस समय का वहां का भी सोशल फैब्रिक को लेकर के वहां की लोकल पॉलिटिक्स में कुछ बात हुई थी। तो किसी भी तरह का भारत का सेक्युलर फैब्रिक ना बिगड़े, लोग प्रेम से रहें, और इस तरह के आतंकवादी दोबारा देश में ना पैदा हों, इसके लिए सिस्टम को भी समझने की ज़रूरत है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमने कोई भी कहानी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी लाने की आपके बीच में कोशिश नहीं की। वो क्रिकेट मैच की ज़रूर हमने आपसे चर्चा की जो जावेद मियांदाद की थी, क्योंकि जावेद मियांदाद की बताते हैं ने अपनी 2006 में अपनी बेटी की शादी दाऊद इब्राहिम से की थी, और पाकिस्तान में रहने का उनका यही बहुत बड़ा रीज़न भी बना था। बाकी तमाम मुद्दे दाऊद से जुड़े हैं। दाऊद का बताते हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों से भी बड़ा नज़दीक का संबंध था। मंदाकिनी से उनके संबंधों के चर्चे भी हुआ करते थे, और ये उनकी ओपन लाइफ थी। इसकी तमाम पिक्चरें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई थी, इसमें कोई दबा छुपा नहीं था। तो भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों के इन माफियाओं के साथ संबंध भी जो होते हैं वो भी ग्लैमर के कारण होते हैं। आप समझिए, इनके प्रति जो हमारे यहाँ के जो इस्टेब्लिश स्टार्स होते हैं वो भी करिश्मेटिक रूप से आकर्षित होते हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को प्रभावित करती हैं। इसीलिए जो इस तरह के रोल्स पे हों, इस तरह के प्रतिष्ठानों पे हों, उनका सामाजिक जीवन, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको भी चेक करते रहना चाहिए। दाऊद के से जुड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, और इस विषय पर वास्तव में क्या सच्चाई है, इस रिपोर्ट को लेकर जल्द हम आपके बीच में आते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।